अक्टूबर 1962। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन असली लड़ाई पहाड़ों पर नहीं, दिल्ली के बंद कमरों में शुरू हुई थी। एक ऐसा फैसला जो नक्शे पर खींची गई रेखाओं से कहीं ज्यादा गहरा था। 1959 के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ रहा था। तिब्बत में घटनाओं के बाद चीन और भारत के रिश्ते बदल चुके थे। दिल्ली में बैठी सरकार को लग रहा था कि अगर सीमा पर मौजूदगी मजबूत नहीं की गई तो चीन धीरे धीरे जमीन पर कब्जा जमा लेगा। इसी सोच से जन्म हुआ फॉरवर्ड पॉलिसी का, एक ऐसी नीति जिसके तहत भारतीय सेना को विवादित इलाकों में छोटी छोटी चौकियां आगे बढ़ाकर स्थापित करनी थी। निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया गया। सैन्य अधिकारियों के कुछ संदेह थे, लॉजिस्टिक्स कमजोर थे, सड़कों की कमी थी, ऊंचाई पर लड़ने की तैयारी सीमित थी। फिर भी आदेश साफ था, आगे बढ़ो, झंडा गाड़ो, पीछे मत हटो। 1961 और 1962 के बीच दर्जनों नई पोस्ट बनाई गईं। अक्साई चिन से लेकर नेफा, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। कई चौकियां ऐसी जगह थीं जहां तक रसद पहुंचाना भी कठिन था। जवानों के पास ऊनी कपड़ों और आधुनिक हथियारों की कमी थी, लेकिन मनोबल ऊंचा था। उन्हें बताया गया था कि यह सिर्फ प्रेजेंस दिखाने की रणनीति है, युद्ध की संभावना कम है। दिल्ली में यह आकलन था कि चीन खुला युद्ध नहीं करेगा। यह विश्वास किस आधार पर था? क्या खुफिया सूचनाएं अधूरी थीं, या राजनीतिक नेतृत्व को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल चीन को रोक लेगा? सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजते हैं। अक्टूबर 1962 की सुबह अचानक चीनी सेना ने समन्वित हमला शुरू किया। लद्दाख और नेफा दोनों मोर्चों पर। जिन चौकियों को प्रतीकात्मक उपस्थिति के लिए बनाया गया था, वे अब सीधे हमले की रेखा पर थीं। कई पोस्ट चारों ओर से घिर गईं। संचार टूट गया। मदद पहुंचने में देरी हुई। नेफा के तवांग और फिर सेला पास की तरफ पीछे हटी टुकड़ियां, बर्फ, भूख और गोलियों के बीच जूझते सैनिक। आदेशों में उलझन, जमीनी हकीकत और दिल्ली की उम्मीदों के बीच बढ़ती दूरी। कुछ कमांडरों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बिना मजबूत सप्लाई लाइन और स्पष्ट रणनीति के इतनी आगे बढ़ना जोखिम भरा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन की सेना बेहतर तैयारी और सड़क नेटवर्क के साथ आगे बढ़ रही थी। अक्साई चिन में पहले से बनी उनकी सड़क रणनीतिक बढ़त दे रही थी। भारतीय सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन संसाधनों की कमी और समन्वय की कमजोरियां साफ दिखने लगी। देश स्तब्ध था। संसद में सवाल उठ रहे थे। अखबारों की सुर्खियां बदल चुकी थीं। क्या फॉरवर्ड पॉलिसी एक साहसिक रणनीति थी, या गलत समय पर लिया गया जोखिम? क्या राजनीतिक नेतृत्व ने सेना की क्षमता से ज्यादा उम्मीद कर ली थी, या खुफिया आकलन ने खतरे को कम करके दिखाया? इन सवालों का कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन परिणाम सामने था। हिमालय की बर्फ लाल हो चुकी थी। नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन तब तक भारत की रणनीतिक साख को गहरा झटका लग चुका था। हजारों सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। कई शहीद हुए, कई कैद में गए। देश को आत्ममंथन करना पड़ा। रक्षा तैयारी, खुफिया तंत्र, राजनीतिक सैन्य समन्वय, सब कुछ नए सिरे से देखने की जरूरत थी। फॉरवर्ड पॉलिसी सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं थी, वो विश्वास और आकलन की कहानी थी, जहां इरादा मजबूत था लेकिन तैयारी अधूरी। दिल्ली के कमरों में लिया गया फैसला हिमालय की चोटियों पर परखा गया। इतिहास आज भी पूछता है, अगर आकलन थोड़ा अलग होता, अगर तैयारी थोड़ी मजबूत होती, अगर चेतावनियों को और गंभीरता से लिया जाता, तो क्या 1962 की कहानी कुछ और होती? हिमालय आज भी खड़ा है, शांत और अडिग, लेकिन उसकी बर्फ में दबी वो गूंज अब भी सुनाई देती है। कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई गोलियों से नहीं, फैसलों से हार जाती है।